नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। आज हम अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पर चर्चा करेंगे। तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय जानने से पहले आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानना ज़रूरी है। वैसे तो आप लोग क्लास 6 7 में पढ़ भी चुके होंगे संख्याओं के बारे में कि संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, उनका परिभाषा क्या होता है। फिर भी यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ रही है तो एक बार हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं की चर्चा कर देते हैं। पहले हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है। ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है। इसका मतलब कि जो केवल 2 ही संख्याओं से कटती है उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। वे 2 संख्या कौन होती हैं? एक होता है 1 एक, और दूसरा वह स्वयं संख्या। एक 1 होगा और दूसरा स्वयं वह संख्या होगी। जैसे आप 2 की बात करिए तो 2 किससे कटेगा? केवल 2 से कटेगा, और खुद 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो 2 का केवल 2 गुणनखंड होगा, एक होगा 1 और एक होगा 2। इसी प्रकार अगर आप 3 की बात करेंगे तो 3 के भी केवल 2 गुणनखंड होंगे, एक आपका होगा 1 और एक आपका होगा 3। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वह 2 गुणनखंड कौन होता है? एक 1 होता है और एक स्वयं वह संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि केवल 2 गुणनखंड हो, एक वह स्वयं संख्या और एक होता है 1। लेकिन अगर हम भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा, मतलब 2 गुणनखंड से अधिक होने चाहिए। जैसे आप लीजिए 4, तो 4 का कितना गुणनखंड होगा? एक होगा 1, एक होगा 2 और एक होगा 4। तो यहाँ से आप देखेंगे 4 के कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 3 गुणनखंड हो रहे हैं। तो ये आपका क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए 4 आपका भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 6 लीजिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और उसके बाद 6 होगा। तो 6 का भी देख रहे हैं 2 से अधिक गुणनखंड मिल रहे हैं। तो इसका मतलब जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड मिले वह अभाज्य होता है, लेकिन जिनके 2 से अधिक गुणनखंड मिले वह भाज्य होता है। अब 1 की बात कर लेते हैं। तो 1 आपका न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, क्योंकि 1 का केवल 1 ही गुणनखंड हुआ। और आप जानते हैं अभाज्य के लिए कम से 2 गुणनखंड होना चाहिए, 2 से न कम और न ज़्यादा। तो ये आपका अभाज्य नहीं होगा क्योंकि 1 का 2 गुणनखंड नहीं मिल रहा है, और भाज्य नहीं होगा क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड नहीं मिल रहा है। तो ये होता है भाज्य और अभाज्य संख्या। अब हम बात करते हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पर। तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है तथा ये अभाज्य गुणनखंड क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या आपको दिया गया, मान लीजिए 30 है। अब कहा गया कि 30 का आप एक भाज्य संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। तो अभाज्य गुणनखंड एक होगा 2, 3, 5। तो 30 के कितने अभाज्य गुणनखंड हुए? 3। इसको हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से।
30 को जब हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो मिलेगा 2 × 3 × 5। ये आपका भाज्य संख्या था। अब इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए। तो यही आपका कहता है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तथा ये क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसी को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। इसी को आप ऐसे लिखिए 2 × 5 × 3। तो हमने क्या किया, 3 और 5 का स्थान बदल दिया। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 को पहले कर दीजिए, 2 को बाद में। या इसी को आप लिख सकते हैं, 5 को पहले कर दीजिए, 2 को, फिर 3 को। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब उन्हीं 3 संख्याओं को हम कई विधियों से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सभी में 2 3 5 2 3 5 2 3 2 3 5 2 3 5 वही है। कहने का मतलब कि 2 3 5 सभी में है, लेकिन अगर हम क्रम बदल देते हैं तो कई हो जाता है। लेकिन क्रम के बिना, मतलब अगर हम क्रम को ध्यान में न दें, क्योंकि गुणा में आप वैसे भी जानते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। क्रम का अदला बदली करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर हम क्रम को ध्यान में न दें तो सब अद्वितीय होगा, माने अकेला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 3 5, इसमें भी 2 3 5, सभी में 2 3 5 ही हुआ है। तो यही कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं तथा क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। मतलब अगर आप क्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं तो प्रत्येक भाज्य संख्या का केवल एक ही गुणनखंड मिलेगा। जैसे आपका ये हुआ है, क्रम बदल देंगे तो बहुत हो सकता है। यह आपका हुआ अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब इसमें अगली प्रश्नावली जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ और आपको सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगा, जो यहाँ पर हम चर्चा कर दे रहे हैं। जैसे आपको एक मिलेगा, आपको मिला भी होगा पीछे, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF × LCM। HCM मतलब मस है, LCM मतलब लस है। तो अगर 2 संख्याएं आपको पता हो A और B, 2 संख्याएं और उनके लस मस में क्या संबंध होता है, तो उसके लिए अगर हम 2 संख्याएं मान ले A और B है तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे लस है। इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं A × B, माने इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF। HCF का मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF है, इंटू LCM। LCM जो आपका है वो क्या है, इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM है। तो एक ज़रूरत आपको इसका भी पड़ेगा कि किन्हीं 2 संख्याओं के ज्ञात होने पर उन संख्याओं और लसा मासा में क्या संबंध होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF × LCM। यहाँ आपको ध्यान देना है, ये HCF और LCM इन्हीं दोनों संख्याओं का रहेगा। तो आपको अगली प्रश्नावली में इन्हीं दोनों नियमों का ज़रूरत पड़ेगा, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय और इस फार्मूले का। तो अब हम प्रश्नावली देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।